सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 मैथमेटिकल फंक्शन स्टार्ट किया था हमने 4.1 और देन उसके बाद हम 4.2 की तरफ चले गए थे। 4.2 की बेसिक्स हमने डिस्कस की थी कि मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं या उनको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कि इसमें कांस्टेंट फंक्शन भी होता है, लीनियर फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस वो होते हैं कि जिस फंक्शन के अंदर सिर्फ नंबर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, वेरिएबल ना हो। लीनियर के अंदर जो है वो पावर 1 हो जाएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक के अंदर जो है वो पावर 2 हो जाती है, क्यूबिक के अंदर जो है वो पावर 3 आएगी आपके पास। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पावर 3 से भी बड़ी आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब इसके साथ साथ जो है रैशनल फंक्शंस आते हैं। रैशनल फंक्शंस जो होते हैं वो आपके पास, अगर आपके पास फ्रैक्शंस के अंदर कोई फंक्शन आ रहे हो, यानी वेरिएबल न्यूमरेटर में भी हो और वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी हो। यहाँ सवाल के अंदर पहले ही मेंशन हुआ है, दैट इज क्लासिफाई इफ पॉसिबल। ठीक है कि कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, कांस्टेंट नजर आएगा आपको, लीनियर नजर आएगा, क्वाड्रेटिक नजर आएगा, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शंस नजर आएंगे यहाँ पे आपको। और इफ पॉसिबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे कि जो इन क्लासिफिकेशन से हट के होंगे। लाइक कि जिसके अंदर आपको लॉग का फंक्शन नजर आएगा कि यहाँ पे लॉग का फंक्शन जो है ऊपर मेंशन नहीं हुआ है। कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस भी होते हैं और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है जी, यानी अगर पावर है, वेरिएबल पावर की फॉर्म में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। लॉग के साथ अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो दैट इज लॉग फंक्शन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। और मैथमेटिकल फंक्शंस डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक इसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है जी, कि कौन सी क्लास ऑफ फंक्शन है ये, ठीक है, या टाइप ऑफ फंक्शन है ये, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 जो है इट्स रिलेटेड टू दी प्रीवियस इक्वेशन। ठीक है, जो आपके पास बुक के अंदर प्रीवियस इक्वेशन है उसके अंदर कुछ फंक्शंस आइडेंटिफाई हैं, कुछ फंक्शंस गिवन है। उन फंक्शंस को आपने जो है, उन फंक्शंस के डोमेन जो है वो आपने जो है वो बताने हैं कि उन फंक्शंस के डोमेन क्या है। ठीक है, डोमेन जो है वो हम पढ़ चुके हैं 4.1 के अंदर। तो आइडेंटिफाई द डोमेन, और डोमेन से रिलेटेड चीजें भी हमने पढ़ी थी। ओपन फंक्शंस पढ़े थे, क्लोज फंक्शंस पढ़े थे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स भी बताई थी आपको हमने कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स क्रिएट होते हैं, या वो आपको कहता है कि आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो हमने 4.1 में देख लिया था। फिर 228 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इसके अंदर हमने जो है वो बताया था कि आपको यहाँ पे जो है वो तीन फॉर्म्स जो है वो एक लीनियर फंक्शन दे दिया है। ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों की पावर जो है 1 है, दैट इज द लीनियर फंक्शन। और ये प्रॉफिट फंक्शन है आपके पास। एक फार्म 1 है, एक फार्म 2 है, एक फार्म 3। फार्म 1, फार्म 2, फार्म 3 को उन्होंने x1, x2, x3 से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। अब प्रॉफिट फंक्शन बना दिया है कि उन्होंने यहाँ पे, और इसके बाद इन्होंने जो है वो जो प्लांटिंग एरिया है वो डिफाइन कर दिया आपको। पहली रिक्वायरमेंट में कहता है कि आपने प्रॉफिट निकालना है कि अगर फार्म 1 के ऊपर 200 एकड़, फार्म 2 के ऊपर 250 एकड़ और फार्म 3 के ऊपर 150 एकड़ जो है अगर हम प्लांटिंग करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपल x1, x2 एंड x3 की वैल्यू इस फंक्शन में आपने पुट करनी है और आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर आपका कहलाएगा, दैट विल बिकम द प्रॉफिट फॉर द प्लांटिंग, प्रॉफिट फ्रॉम प्लांटिंग। सेम इसी तरह बी पार्ट के अंदर भी है, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं। x1 500 हो जाएगा, x2 300, x2 300 और x3 जो है वो 700 हो जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को आप जब आप पुट करेंगे अपने प्रॉफिट फंक्शन में तो आपके पास जो है वो इस एरिया की प्लांटिंग के हिसाब से प्रॉफिट फ्रॉम दी प्लांटिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी। देन उसके बाद जो उन्होंने आपको बताया कि अगर मुझे जो है सिर्फ एक फार्म के ऊपर प्लांटिंग करनी है और उससे रिजल्ट हमें जो है वो क्या चाहिए, उससे रिजल्ट हमें चाहिए कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। ठीक है जी, और एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करने के लिए हमने 2.1 के अंदर ही काम किया था कि जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था
तो हम बाकी वेरिएबल्स को जीरो कर देते थे। अगर मुझे यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं x2 और x3 की वैल्यू को जीरो कर दूंगा, तो इससे आपके पास सिर्फ इक्वेशन में x1 बच जाएगा। और प्रॉफिट कह रहा है कि मुझे जीरो करना है, तो यहाँ पे ऑल्दो x2 x3 की वैल्यू भी जीरो होगी, और साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पे p इक्वल्स टू x1 x2 x3 ब्रैकेट में, इसकी जगह भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो x1 की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर x2 के लिए होगा। x2 के लिए x1 x3 जीरो हो जाएगा और p की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो हो जाएगी, तो आप x2 निकाल लेंगे। उससे पता चलेगा कि कितनी प्लांटिंग उस एरिया में की जाए, फार्म 2 में की जाए, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाए। प्रॉफिट जीरो का मतलब है कि हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ब्रेक इवन हम नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ब्रेक इवन, कि जहाँ पे प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। ठीक है जी, यानी गेन भी ना हो और लॉस भी ना हो, तो दैट विल बिकम द ब्रेक इवन। और उस पॉइंट को हम कहते हैं कि भाई जहां पे आपका प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाता है। सेम इसी पैटर्न से रिलेटेड जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आपने करी हुई है, जिसमें आपने जो है वो पर्टिकुलर वैल्यूज और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करे थे और इंटरप्रेट भी किया उनको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। यहाँ पे बस उन्होंने पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज दे दी हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकालनी है। आज हमारा काम है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट क्लास में हमने जो है वो इसका लीनियर फंक्शंस जो है वो देख लिए थे। ठीक है जी, और अब जो है वो हमने यहाँ पे देखना है जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है जी, कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास नजर आ रहा है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस चार्ज्ड per unit. Specifically, the revenue function is R. R is the revenue. Revenue is the function of price. R equals to FP equals to 1500P minus 50P square. अब ये स्क्वायर का मतलब क्या है कि इट्स द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है जी, ये क्लास ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, वेयर आर इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू इन डॉलर्स एंड पी इक्वल्स टू प्राइस ऑल्सो स्टेटेड इन डॉलर्स, यानी रेवेन्यू भी डॉलर्स में है और प्राइस भी डॉलर्स में है। व्हाट क्लास ऑफ फंक्शन इज दिस, इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, फिर बी पार्ट में व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू इक्वल इफ द प्राइस इक्वल्स टू $10। फिर व्हाट प्राइसेस वुड रिजल्ट इन टोटल रेवेन्यू इक्वलिंग टू जीरो। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास जो है वो क्या होगा यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 31 के सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो उसने कहा आपसे कि व्हाट इज द क्लास ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, तो ए आपके पास रिक्वायरमेंट थी व्हाट इज द क्लास ऑफ द फंक्शन, आप वहां पे लिख देंगे सिर्फ इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है जी, क्लास ऑफ द फंक्शन इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसके अंदर सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू इक्वल इफ द प्राइस इक्वल्स टू 10। यानी बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ पी इक्वल्स टू 10। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ प्राइस दैट इज इक्वल्स टू 1500p माइनस 50p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास r इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस 10, 1500 into 10 minus 50 into 10 square. So 1500 into 10 will become 15,000 minus 10 square will become 100। ठीक है जी, 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट विल बिकम 5000।
ठीक है जी। 50 multiplied by 10 square will become 5000 और 15,000 minus 5,000 will become 10,000. So revenue when the price is 10 is equals to 1,000. ठीक है। What is the total revenue expected? The expected total revenue is equals to the expected total revenue equals to rupees और डॉलर 10,000। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाते हैं इसकी सी कैटेगरी में। सी आपके पास क्या कहता है यहाँ पे, व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन टोटल रेवेन्यू इक्वलिंग टू जीरो। अब यहाँ आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास रेवेन्यू जीरो हो जाए, ठीक है जी, तो उस पॉइंट पे हमारी प्राइस क्या होगी। ठीक है, और प्राइस जो है उसके आगे ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई दो प्राइसेस हो सकती हैं पॉसिबल कि जिसपे आपका रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 1500p माइनस 50p स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा जीरो। ठीक है जी, आर की जगह जीरो, 1500p माइनस 50p स्क्वायर। अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है जी, तो अब यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास। उसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज करके लिख लेते हैं पहले। 1500p माइनस 50p स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमें p के लिए वैल्यू सॉल्व करनी है। तो अगर हम यहाँ पे एक 50p जो है वो कॉमन ले लें, 50p कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो 1500 में से अगर हम 50p कॉमन लेते हैं तो दैट विल बिकम 30 माइनस p इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करना है सिंपल, इसके ऊपर आप सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको जो है वो इजी और कन्वीनियंट लगे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि कॉमन आ रहा है, p कॉमन है और 50 कॉमन हो सकता है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब 50p भी जीरो के बराबर है और 30 माइनस p जो है वो भी जीरो के बराबर है। तो इधर p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0/50, दैट विल बिकम जीरो। एंड इधर आपके पास हो जाएगा ये 30 माइनस p, दैट इज 30 इक्वल्स टू p। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी p इक्वल्स टू 30। यानी आपके पास अगर प्राइस जीरो होगी, ठीक है जी, एक पॉइंट ऐसा है कि अगर आप प्राइस जीरो करें तो आपका रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या आपके पास कि अगर आपके पास जो है वो प्राइस 30 कर दें हम, ठीक है जी, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ द प्राइस बिकम जीरो और प्राइस बिकम 30, द टोटल रेवेन्यू विल बिकम जीरो। ये आपके पास जो है मैथमेटिकल फंक्शन के पर्सपेक्टिव में आपकी वैल्यू आ जाएगी, जिसके अंदर आप निकाल सकते हैं क्लास ऑफ द फंक्शन, पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपका जो है वो फंक्शन क्या रिजल्ट देगा, और किसी एक वैल्यू को जीरो करके भी जो है वो दूसरी वैल्यू की वैल्यू आपसे वो मांग सकता है। अब ये सिंपल आगे जो फंक्शंस आपको नजर आएंगे इसके अंदर अगर हम देख लें क्वेश्चंस के अंदर, तो सप्लाई फंक्शन है आपके पास, ठीक है जी, एंड प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है जी, इन द फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ आपके पास क्वांटिटी, ठीक है जी, क्वांटिटी के पर्सपेक्टिव में आपके पास जो है वो आ रहा है, सप्लाई फंक्शन आ रहा है, सैलवेज वैल्यू का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो है वो तरीकेकार आपका सेम होगा। अगर हम सप्लाई फंक्शंस यहाँ पे देख लें, तो सप्लाई फंक्शंस में आपके पास क्या है, a supply functions indicates the number of units of a commodity that suppliers are willing to bring to the marketplace as a function of the price consumers are willing to pay. The following function is a supply function. Quantity supplied equals to 0.5 p square minus 200.
where QS equals to number of units supplied stated in थाउजेंड, यानी क्वांटिटी जो है वो आपके पास इन थाउजेंड में है, और P इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फंक्शन है, क्वांटिटी सप्लाई का जो फंक्शन है, वो प्राइस की बेस पे डेवलप हुआ है, और प्राइस जो है उसके अंदर क्या आ रहा है, पावर क्या है, स्क्वायर है। तो पावर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, पावर स्क्वायर का मतलब क्लास ऑफ द फंक्शन इज क्वाड्रेटिक। और रिक्वायरमेंट में क्या है, व्हाट क्वांटिटी वुड बी सप्लाइड इफ द मार्केट प्राइस इज 30 और 50, व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन 0 यूनिट्स बीइंग ब्रॉट टू द मार्केट प्लेस। अब पहले तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है जी। और 32 के अंदर जब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो पहली आपके पास रिक्वायरमेंट, वो पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है कि आपको बताता है कि क्लास ऑफ द फंक्शन क्या है, क्योंकि जो फंक्शन में वेरिएबल है उसकी पावर स्क्वायर है, तो दैट विल बिकम द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा जी, अब उस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट जो थी, उसने कहा कि क्वांटिटी सप्लाई बताइए कितनी होगी कि अगर हमारे पास मार्केट प्राइस जो है वो कितनी हो, $30 हो या $50 हो। तो इसका मतलब क्या है कि बी रिक्वायरमेंट में आपको क्वांटिटी सप्लाई कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। एक पार्ट में $30 प्राइस है, और दूसरे पार्ट में इसी सवाल के प्राइस जो है वो $50 रखनी है। तो हमने यहाँ पे जो है वो क्या किया, फंक्शन लिखा, ठीक है जी। क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स टू 0.5 पी स्क्वायर माइनस 200। अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो क्वांटिटी सप्लाई विल बिकम 0.5 पी की जगह आ जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 200, एंड क्वांटिटी सप्लाई विल बिकम, यानी ये आपके पास हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 स्क्वायर, दैट विल बिकम 450, ठीक है जी, माइनस 200। तो क्वांटिटी सप्लाई विल बिकम 250, और ये 250 जो है वो किसमें, थाउजेंड्स में है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, इसी तरीके से आपके पास जो है वो क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स टू 0.5, और यहाँ अब आपके पास अगर प्राइस 50 होगी तो मैंने 50 पुट करनी है, डेट विल बिकम, तो क्वांटिटी सप्लाई विल बिकम 0.5 into 50 square, that will become 1250 minus 200, ठीक है जी। 1250 minus 200 will become quantity supply in thousands, 1050, और ये थाउजेंड्स में है, यानी 1050 ये तो अमाउंट आ जाएगी, और इसके आगे थाउजेंड का मतलब क्या है कि 3 जीरो और, तो इतनी क्वांटिटी आपके पास जो है वो मार्केट में आएगी, प्राइस 30 के ऊपर और प्राइस 50 के ऊपर, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई है तो ये यूनिट्स की बात होगी। देन उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास जो थी वो थी कि what price would result in 0 units being brought to the marketplace। यानी अब यहाँ आपके पास क्वांटिटी सप्लाई की बात जो है वो क्या कर दी, इसने 0 कर दिया, और कहा कि कब ऐसा होगा कि आपके पास प्राइस जो है, किस प्राइस पे ये ऐसा होगा कि क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो फंक्शन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स टू 0.5 पी स्क्वायर माइनस 200, दैट विल बिकम 0। क्वांटिटी सप्लाई की जगह 0 कर देंगे और हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इट विल बिकम, अगर मैं इसके इंटरचेंज करके लिखूं 0.5 पी स्क्वायर माइनस 200, मैंने साइड्स को इंटरचेंज कर दिया, माइनस 200 राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, प्लस 200 हो जाएगा, और पी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपके पास 200 डिवाइड बाय 0.5, 200 डिवाइडेड बाय 0.5 विल बिकम 400, ठीक है जी। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, और पी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस माइनस 20,
अब प्लस माइनस 20 का मतलब क्या है कि इधर प्लस 20 हो या माइनस 20, आंसर 400 आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो है वो यहाँ पर माइनस में प्राइस जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है जी, प्राइस जो होती है आपके पास माइनस में नहीं होती, इसीलिए हमारे पास प्राइस की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी 20 वो प्राइस होगी, अगर प्राइस 20 हो जाए हमारी, तो हमारे पास जो मार्केट में सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो सवाल हैं, ठीक है जी, जो रिलेटेड है आपके फंक्शन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है जी। अब इसी तरीके से जो आपके पास फर्दर क्वेश्चंस हैं आगे, सैल्वेज वैल्यू का सवाल है। ठीक है जी, इसके अंदर भी सिंपल फंक्शन है। अभी सैल्वेज वैल्यू का सवाल आपको नजर आ रहा है कि इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। इट मींस कि ये सैल्वेज वैल्यू का सवाल क्या है, आपके पास लीनियर है। ठीक है, टाइप ऑफ द फंक्शन लीनियर, व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू एक्सपेक्टेड आफ्टर 10,000 आवर्स, एक्स की जगह 10,000 पुट करना है। हाउ मेनी आवर्स वुड द प्लेन हैव टू बी फ्लोन फॉर द सैल्वेज वैल्यू टू इक्वल जीरो। ठीक है जी, एस जीरो करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी। व्हाट इंटरप्रिटेशन यू गिव टू द वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है आपके पास, एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, जीरो करनी है। एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो हमें वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। वाई डू यू थिंक दिस डज नॉट इक्वल्स टू 75। ठीक है जी, अभी 75 जो है वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जब भी हम सैलरी वैल्यू लेते हैं तो सैलरी वैल्यू के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होती है, आपकी जो कॉस्ट होती है। ठीक है जी, कॉस्ट में से अब जब हम सैलरी वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें जो है वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट मिल जाती है। तो वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो वैल्यू कम होती है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से कुछ वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ये क्या है, जैसे सवाल अगर आप देखें तो 75 मिलियन जो है वो आपके पास प्राइस वहां पे कोड हुई हुई है और फंक्शन में 72 है। अब ये प्राइस 75 से 72 पे जो आ रही है बेसिकली वो क्या है यहाँ पे, वो ये शो कर रहा है यहाँ पे कि आपके पास अगर आपका जो एयरप्लेन है, अगर आपके पास एयरलाइन जो है जो आपको प्लेन परचेज कर रही है वो 75 मिलियन का है, तो उसकी सैलवेज वैल्यू उसने जो कैलकुलेट करी, उसकी सैलवेज वैल्यू उसने कैलकुलेट करी, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वो आएगी 72। 72 का मतलब क्या है आपके पास कि 75 मिलियन का जो आपका प्लेन है, ठीक है, अगर वो अपनी टाइम पूरा कर लेता है तो दैट विल बिकम दी 72। ठीक है जी, और अब 72 के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपके पास, यानी उस पॉइंट पे आके, यानी जब आपकी वो पूरी यूजफुल लाइफ जो है वो क्या करे, प्लेन जो है वो कंप्लीट कर लेगा, तब भी वो जो है वो 3 मिलियन का जो है वो क्या होगा, तब भी वो 3 मिलियन का जो है वो रीसेल में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो 75 मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक, जितनी की चीज खरीदी जाती है, ऐसी बात है कि अगर आपने 10 इयर्स के लिए प्लेन परचेज किया था और 75 मिलियन का किया था, तो 10 इयर्स के बाद जो है अगर वो सब कुछ पूरा यूटिलाइज कर ले तो वो 75 मिलियन का तो नहीं जाएगा दोबारा। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू इंटरसेप्ट की आ रही है वो 72 इसलिए शो कर रही है, ताकि जब हमारे पास सैल्वेज वैल्यू क्रिएट होगी यहाँ पे तो वो कितनी बन जाएगी आपके पास, दैट विल बिकम कि 3 मिलियन जो है वो आपके पास, ये 3 मिलियन ऐसा है कि जब आपकी पूरी सैल्वेज वैल्यू में आपने पूरी उसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर लिया प्लेन को, तो आफ्टर दैट यूटिलाइजेशन यहाँ आपके पास जो वैल्यू होगी वो 3 मिलियन की होगी, जो कि आप फिल आउट कर सकते हैं प्लेन को। इसी तरह आगे आपके पास डिमांड फंक्शन है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस पी स्क्वायर माइनस 90 पी, ठीक है, प्लस 2025। ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे क्या, इसके साथ साथ आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन दे दिया इसने आपको, p इक्वल्स 0 इज लेस देन इक्वल्स टू p एंड p इज लेस देन इक्वल्स टू 45, और क्लास ऑफ द फंक्शन इज क्वाड्रेटिक, और उसके बाद आपके पास जो है
हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ $30, तो पी पुट कर देंगे आप 30, तो क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन जीरो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्वांटिटी डिमांड आपके पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपके पास हो जाएगी जीरो, क्यू जो है वो आपके पास जीरो हो जाएगा, और इसको आप क्वाड्रेटिक पे सॉल्व कर दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर दें, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके आप आंसर निकाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसमें ही जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपके पास जो है वो 36 के अंदर जो है वो क्यूबिक फंक्शन है 0.08, एक एपिडेमिक जो है वो स्प्रेडिंग का सवाल है, और उसके अंदर जो फंक्शन है आपके पास 0.08 टी की पावर 3 प्लस 20। ठीक है जी। एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कैटल एफ्लिक्टेड दे रहा है, ठीक है जी, और टी जो है वो नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है, ठीक है जी। हाउ मेनी केटल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एफ्लेक्टेड आफ्टर 10 डेज, यानी टी की जगह 10 पुट करके आप वैल्यू निकाल लें, आफ्टर 20 डेज में टी की जगह 20 पुट करके आंसर निकाल लें, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब इसके साथ जो है यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिट फंक्शंस दिए हुए हैं। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं कि जब एक दो फंक्शंस मिलाकर जो है वो आपने काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप देखें तो एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स दैट इज 10 - 2x, और आपको कहता है एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाल दें, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स करने से, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट फंक्शंस। यानी दो फंक्शंस को मिलाकर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, एक और नया फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वैल्यू तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपके पास उसके अंदर तो वैल्यू इतनी कोई मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 10 - 2x दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों में प्लस करने में आपके पास जो नया फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका कॉम्पोजिट फंक्शन। इसी की दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स को और फंक्शन ऑफ जी एक्स को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 - 2x करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरीके से सी पार्ट में एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 10 - 2x। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करके नहीं सकते, बस इसको एज इट इज लिखना होगा आपने, ठीक है जी। तो इसमें तो इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ अलबत्ता यहाँ आपके पास आगे जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन की वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पे देखते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास जो है वो है y इक्वल्स टू, एक फंक्शन है y दैट इज द फंक्शन ऑफ u, और y इज द फंक्शन ऑफ u, एंड u की वैल्यू है u स्क्वायर प्लस सॉरी -4u, u स्क्वायर -4u, ठीक है जी, प्लस 10। एक फंक्शन ये दिया हुआ है आपको, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है u इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है जी, और u इज द फंक्शन ऑफ x दैट इज x - 4। अच्छा अब यहाँ पे डिटरमाइन क्या करना है, अब पहली चीज जो डिटरमाइन करनी है यहाँ पे आपने वो करना है दैट इज g इंटू एच एक्स, g इंटू एच एक्स की वैल्यू आपको मालूम करनी है। अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, यानी जो आपके पास फंक्शन g है, ठीक है जी, उसमें आपने एच एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो जो आपके पास g का फंक्शन है, g के फंक्शन में u आ रहा है, और u की जगह वो कह रहा है एच एक्स डाल दें अब आप, तो इसका मतलब हो जाएगा अब u की जगह आपको क्या करना होगा, वैल्यू को रिप्लेस करना होगा एच एक्स के फंक्शन से, ठीक है जी। ये हो जाएगा -4 x - 4 प्लस 10, यानी जो एच एक्स यू की वैल्यू थी वो हमने जी के फंक्शन में पुट करी, तो इट विल बिकम, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 4, ये -4 का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे आपके पास क्या आएगा माइनस, ठीक है जी, इसके बाद आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी दैट इज, यहाँ आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी 4x,
+4 और +10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -8x, ठीक है जी, +16, और आगे आ जाएगा -4x +4 +10। इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x -4x -12x, 16 + 4 20 + 10 दैट विल बिकम 30। जी फंक्शन के अंदर अगर हम hx फंक्शन को डालेंगे तो ये एक वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी, देन उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू जो है वो क्या कह रहा है आपसे, GH-2, ठीक है जी, तो इट विल बिकम G दैट इज H, और इसकी वैल्यू -2 देनी है। तो GH-2 की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास जो फंक्शन हो जाएगा GH आप निकाल चुके थे, अब उस HX की जगह हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने फॉर्मूला बनाया था इसके अंदर -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दैट विल बिकम, आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी कितनी आपके पास, 4 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 2 24 +30, तो ये बन जाएगा आपके पास 28 एंड 30 विल बिकम 58, ठीक है जी, GH ऑफ -2 विल बिकम 58। और इसी के साथ साथ जो है इन्होंने इसी के अंदर आपको कहा कि अगर आपने 1 की वैल्यू पुट करनी है, GH और 1 निकालें, तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है 1 रिक्वायरमेंट जो है उसी के अंदर पुट करके, ठीक है, और ये बन जाएगा क्या, दैट इज 1 स्क्वायर -12 इंटू 1 +30, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 1 -12 +30, तो ये हो जाएगा 1 -12 +30 विल बिकम 19। तो G function of h in the value 1 will become 19, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे हमने ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वैल्यू डाली है, क्वेश्चन नंबर 37 जो हमने देखा था उसके अंदर हमने सिंपल जो है वो क्या करना था, उसमें हमने सिंपल दो फंक्शंस को ऐड करना था। अगर आप ऐड करेंगे सिंपल हो जाएगा फंक्शन, ठीक है जी, तो आप इजीली जो है वो उसको कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज सेक्शन 4.2, और इसमें आपने जो है वो क्लास ऑफ द फंक्शन देख लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए, लीनियर फंक्शन भी डिस्कस कर लिए, एंड ऑल दो इसके अंदर हमने जो है वो कुछ कॉम्पोजिट फंक्शन यानी दो फंक्शन मिलाकर जो है वो थर्ड फंक्शन जनरेट करना भी यहाँ पे हमने सीख लिया। आई होप कि ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम फर्दर एक्सरसाइज को जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। ओके।